हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। पावरफुल लाइन है, पावरफुल, बहुत ज्यादा। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा मिले तुझे नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा आज एक छोटा सा शानदार लाजवाब सेशन लेकर आया हूं। ज्योग्राफी का एक पार्ट्स लेकर आया हूं जिसे पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है। अगर आप पार्ट 1 ना देखे हैं तो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी के वीडियो सर्कल्स में पार्ट 1 को आपको देखना होगा और उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से चीजें आपको सब कुछ समझ आएगा। मैंने पार्ट 1 में क्या क्या बताया? मैंने पार्ट 1 में बताया है कि अक्षांश क्या है, कुछ अक्षांश रेखा का, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा का नाम क्या है, और साथ ही साथ अक्षांश रेखा का जो नाम था उसको डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैंने दिया है ना। और तीसरा मैं आज का जो चीजें बताने वाला हूं वो है आपका ताप कटिबंध, है ना। ताप कटिबंध का क्या मतलब होता है? तो पृथ्वी पर जो तापमान है ना, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, वो अक्षांश के आधार पर विभाजित है। पृथ्वी का तापमान अक्षांशों के आधार पर, किसके आधार पर? अक्षांशों के आधार पर 3 अलग अलग हिस्से में विभाजित है। 3 अलग अलग हिस्से में विभाजित है। पृथ्वी का तापमान अक्षांशों के आधार पर मुख्य 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्से में? मुख्य 3 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या जी, क्या क्या बटा हुआ है? मुख्य 3 हिस्सों में क्या बटा हुआ है? तापमान, पृथ्वी का तापमान। तो आपको यहां लिखना होगा ऐसे कि पृथ्वी का तापमान अक्षांशों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बटा है। नंबर 1 का नाम है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध आप बचपन से सुनते आए होंगे, कई बार इसका नाम सुने होंगे, बस आपने लिख लिया होगा। उष्ण कटिबंध का मतलब ही होता है कि वैसा स्थान, वैसा जगह जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। तो मैंने इस फिगर में आपको बताया है कि सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहां पर होता है। सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा कौन सा अक्षांश पर टिकता है ना। तो सबसे ज्यादा जो होगा ये जो है विषुवत रेखा पर, है ना, विषुवत अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ सुबह से लेकर 12 बजे दिन तक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। और जैसे ही 12 के बाद होता है तो संवहनीय वर्षा हो जाता है। इसका मतलब है कि विषुवत रेखा के आसपास की एरिया जो होगा वो सारे एरिया उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। तो उष्ण कटिबंध का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ? तो आपको बोलना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में, है ना, कहां? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में, कहा? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच, मकर रेखा के बीच, है ना, बीच की दूरी क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। मैंने डेफिनेशन बता दिया। कर्क रेखा, है ना, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच की दूरी जो है उष्ण कटिबंध कहलाएगा। यहाँ की एरिया उष्ण कटिबंध कहलाएगा। इस एरिया में तापमान क्या होता है? इस एरिया में तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है। क्यों भाई? रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य की किरण, सूर्य की किरण यहाँ पर जो है डायरेक्ट वे में सीधी पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ का तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब मैं बात करता हूं नंबर 2। तो ये एरिया जहां मैंने लाइनिंग किया है ये एरिया कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय। अब हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। कहां पे? शीतोष्ण कटिबंध।
तो शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब होता है भाई? शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि जहां पर हल्का ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, दोनों मिक्स तापमान चलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शीतोष्ण तापमान, है ना, शीतोष्ण कटिबंध। न तो जहां वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और न तो वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब एकदम बैलेंस्ड में होगा। तो यहां पर का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, और यहाँ का भी जो एरिया है वो शीतोष्ण कटिबंध है। ये पूरा के पूरा जो हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध है, और ये जो हिस्सा है ये शीतोष्ण कटिबंध है, और यहाँ भी जो एरिया है ये शीतोष्ण कटिबंध है। तो शीतोष्ण कटिबंध में आपको क्या डेफिनेशन देना होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का एरिया, वो उत्तरी गोलार्ध वाला भी और दक्षिणी गोलार्ध वाला भी, ध्यान रखेंगे आप। इसकी दूसरी पॉइंट क्या है कि यहाँ का जो तापमान होता है, यहाँ का जो तापमान होता है, तापमान न तो ज्यादा न तो अधिक गर्म होता है और न तो अधिक गर्म और न तो अधिक कम होता है। यहाँ का तापमान जो है बैलेंस में होता है। क्यों भाई? रीजन क्या है? तो यहाँ से सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? सूर्य की किरणें हल्की तिरछी हो जाती है, जिसके वजह से तापमान जो है इसका ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना तो ज्यादा ठंडा होता है। मैं तीसरा का बात करता हूं, और तीसरे वाले का नाम है, इस वाले का शीतोष्ण है ना, शीतोष्ण नहीं, शीत कटिबंध है। इसका सीधा सीधा नाम क्या है? शीत कटिबंध नाम है। तीसरे वाले का नाम है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहने का मतलब है कि ये एकदम से टेम्परेचर लो, है ना। शीत कटिबंध में आने वाला जो हिस्सा है, यहाँ सालों भर जो है बर्फ जमा होता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ स्पेस की वजह से, पर आप ध्यान रखिए कि इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। शीत कटिबंध का डेफिनेशन होने वाला है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध का हो, है ना। 66.5 डिग्री से कहा जाएगा 90 डिग्री के बीच का जो हिस्सा होगा वो कहलाएगा हमारा शीत कटिबंध। और यहाँ का तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। और तापमान कम होने का वजह क्या है? सूर्य से इसकी जो किरणें हैं बहुत ज्यादा तिरछी हो जाती है ना, डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से इसका तापमान बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है सालों भर बर्फ जमा होता है। कुछ और महत्वपूर्ण बात मैं इसी में बता रहा हूँ नोट के लिए। ये मैंने 3 कैटेगरी बता दिया ताप कटिबंध का, और ये 3 ही होते हैं। और 2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ये है कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर जाने वाला व्यक्ति कौन है, या उत्तरी गोलार्ध को खोजने वाला व्यक्ति कौन है, उत्तरी गोलार्ध का खोजकर्ता कौन है, और दक्षिणी गोलार्ध का खोजकर्ता कौन है ना। तो उत्तरी गोलार्ध को खोजने वाला जो व्यक्ति है वो, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं पियरी। उसका नाम क्या है? पियरी के नाम से हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध को जो खोजने वाला व्यक्ति है वो है एमंडसन्स के नाम से हम लोग ना। उत्तरी गोलार्ध वाला का नाम पियरी है, रॉबर्ट पियरी इसको हम लोग कहेंगे, है ना। और क्या? दक्षिणी, हाँ, दक्षिणी गोलार्ध वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? एमंडसेन, है ना। तो एमंडसेन नाम का व्यक्ति है जिसको दक्षिणी गोलार्ध का खोजकर्ता कहा जाता है, या दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति है ये। और दूसरा हमारा उत्तरी गोलार्ध पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति या उत्तरी गोलार्ध का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट पियरी है ना। इसके बाद मैं देशांतर की बात करता हूं, है ना। तो अभी इरेज करके मैं देशांतर, तो मैं इसके बाद जो है देशांतर के बारे में आपको बता रहे हैं कि देशांतर क्या है। तो देशांतर का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि देशांतर का परिभाषा क्या होने वाला है ना। तो परिभाषा की अगर बात करें 1 नंबर में हम लोग, तो देशांतर का परिभाषा क्या होने को है? तो देशांतर कहने का मतलब होता है कि पूरब से
नहीं, यहाँ हो गया क्या हमारा उत्तर, और क्या हो गया दक्षिण, है ना। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगा? देशांतर कहलाता है, देशांतर रेखा या देशांतर कहलाता है। इतना आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट में, है ना। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाता है ना। और यह जो रेखा होता है पूरे पृथ्वी को दो हिस्से में क्या करती है? बांटती है, दो हिस्से में। पहला कौन होगा? पहला हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, है ना। दो हिस्से में जो है ये बांट देती है लाइन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या? पश्चिमी गोलार्ध, और क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना, इसकी जो संख्या होती है पूरे पृथ्वी पर, है ना, तीसरा पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि देशांतर की संख्या जो पूरा होता है 360 गो लाइन जो है खींचा रहता है पृथ्वी पर, जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और अगला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि दो देशांतरों के बीच का दूरी, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होता है। और अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देशांतर के बीच की दूरी जो होगा वो 111.32 किलोमीटर होगा। दो देशांतर के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर होगा, है ना। और इससे समय और स्थान की जानकारी प्राप्त होता है, समय और स्थान की जानकारी प्राप्त होता है किससे? देशांतर से, है ना। अक्षांश से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी बातें करते हैं हम, परिभाषा में तो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखा का नाम, है ना। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखा का नाम। तो ये नाम में कौन आता है भाई? पहला की बात करते हैं हम लोग, है ना। कुछ महत्वपूर्ण देशांतर के नाम में पहला में है हमारा ग्रीनविच रेखा। कौन है? ग्रीनविच रेखा है। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको प्राइम मेरिडियन कहेंगे, ग्रीनविच रेखा, है ना। ग्रीनविच रेखा का मतलब क्या है? यह जो रेखा है 0 डिग्री पर, है ना, 0 डिग्री पर खींचा है, या 0 डिग्री पर खींचा हुआ क्या है? 0 डिग्री पर खींचा हुआ काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री पर खींचा हुआ है। यह जो रेखा है लंदन से होकर गुजरता है। दूसरा पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, यह ग्रीनविच रेखा जो है लंदन से होकर गुजरता है। क्या है? लंदन से होकर गुजरता है। इस रेखा से पूरब की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। पूरब की ओर अगर जाते हैं तो समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर अगर जाते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। समय क्या होता है? घटता है। पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है? घटता है। ये 0 डिग्री पर खींचा हुआ काल्पनिक रेखा है जो लंदन से होकर के गुजरता है, और ये पृथ्वी को दो हिस्से में बांटता है। मैंने यहाँ आपको बताया, यही चीजें यहाँ है कि बीच वाला जो लाइन है ना, ये जो है बीच वाला लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यह रेखा जो है पूरे पृथ्वी को दो अलग अलग हिस्से में बांट देती है, दो बराबर हिस्से में बांट देती है। उत्तर से दक्षिण के तरह साइड से ये दो हिस्से में बांट देती है ना, जिसमें जो हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा जो है हमारे पृथ्वी को दो हिस्से में बांट देती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा रेखा है ना, दूसरा जो रेखा हमारा आने वाला है, उस रेखा को हम लोग कहते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया? ग्रीनविच रेखा है, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तीन महत्वपूर्ण रेखा इसमें मैं आपको बता रहा हूं। ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 180 डिग्री पर
पृथ्वी पर खींचा गया, पृथ्वी पर 180 डिग्री पर पृथ्वी पर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है। खींचा गया क्या है? काल्पनिक रेखा है, आपको ध्यान रखना होगा। 180 डिग्री पर खींचा गया क्या है? ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका निर्माण जो है वाशिंगटन में किया गया है। वाशिंगटन है ना, वाशिंगटन नामक जगह पर जो है इसको खींचा गया है। यही इसका निर्माण किया गया है जो 180 डिग्री पर जो है ये लाइन को खींचा गया है। काल्पनिक रेखा वाशिंगटन में इसका निर्माण हुआ है। अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है वाशिंगटन। तीसरी बातें हम इस पर करते हैं क्या, और वो क्या बात है कि ये इसको हम लोग जलीय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय रेखा कहते हैं, जो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरता है। आपको कई सारा बात मैंने लिख रहा है, पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि 180 डिग्री पर खींचा गया पृथ्वी पर यह एक काल्पनिक रेखा है जो वाशिंगटन में, जिसका निर्धारण वाशिंगटन में किया गया है। इसे जलीय रेखा के नाम से भी जानते हैं और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। तीसरा जो हमारा लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं मानक समय रेखा। क्या नाम है इसका? मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा का डेफिनेशन क्या है, इसकी पॉइंट्स क्या होंगे? मानक समय रेखा का मतलब होता है कि कोई भी देश है किसी भी हिस्से को, है ना, किसी भी अलग अलग हिस्से में, अलग अलग देश में, है ना, बीच से होकर गुजरने वाला रेखा, बीच से होकर गुजरने वाला रेखा, बीच से होकर गुजरने वाला रेखा, है ना, बीच से होकर गुजरने वाला रेखा जो होगा वो मानक समय रेखा होगा, जो है ना, जो उस जगह की, जो उस जगह की समय का निर्धारण करता है, जो उस जगह की समय का निर्धारण करता है। नोट करना होगा, मानक समय रेखा जो है क्या है? किसी भी देश में, किसी भी देश में बीच से होकर गुजरने वाला रेखा मानक समय रेखा कहलाता है। और यह जो रेखा है उस जगह की समय का निर्धारण करता है, उस जगह के समय का निर्धारण करता है। भारत में जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा का जो लाइन है, मानक समय रेखा का जो टाइमिंग है वो 82.5 डिग्री, 82.5 आपको याद रखना है। भारत में समय मान रेखा जो है कितना है? 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नई नामक स्थान से गुजरता है। इलाहाबाद के, इलाहाबाद जिसका नाम आजकल प्रयागराज कर दिया गया है, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, नया नाम जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तो कई सारे नगर के नाम में परिवर्तन किया है इन्होंने। इलाहाबाद का जैसे कि प्राचीन नाम प्रयागराज ही था, है ना, लेकिन मुगल काल का जब समय आया तो कई सारे स्पेस का नाम उन्होंने बदलाव किया। मुगल काल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, तो योगी काल में भी उसी चीज को जो है वास्तविकता को दर्शाया जा रहा है। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। तो इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम क्या है? नैनी। आपको नोट्स में याद रखना है, नैनी नामक जगह पर ही है जो मानक समय रेखा इंडिया का है। और कितना डिग्री है, कितना समय का डिग्री आपका मानक समय रेखा का आपको याद रखना है? 82.5 डिग्री याद रखना है। तो इस तरह से मैंने देशांतर रेखा के बारे में आपको कई सारा चीज बताया, है ना। अब हम लोग आगे इसी तरह से मिलेंगे नए वीडियोस में, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।